पिछले वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में चर्चा करते थे, अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के गुणों के बारे में चर्चा कर रहे थे। प्रथम संक्रमण श्रेणी का प्रारंभ, जैसा कि पूर्व में बताया गया, चौथी रो या चौथे आवर्त से शुरू होता है तथा इनमें 3D कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 d1 से लेकर के n-1 d10 4s2 तक हो सकता है। इसमें विशेष ध्यान देने की बात जो आई वो ये है कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d5 4s1 है तथा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 है, क्योंकि इन दोनों ही तत्वों में अर्धपूरित व पूरित डी कक्षकों की उपस्थिति की वजह से इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्थायित्व बढ़ जाता है। अब हम प्रथम संक्रमण श्रेणी के परमाणुीय तथा आयनिक त्रिज्याओं के संबंध में बात करेंगे। प्रथम तो यह है कि जो नाभिक व बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी होती है वह परमाणुीय त्रिज्या के रूप में जानी जाती है। अब ये जो परमाणुीय त्रिज्या है, उस परमाणुीय त्रिज्या को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से दो कारक हैं। पहला, बाह्य इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य आकर्षण तथा दूसरा परिरक्षण प्रभाव। अब सबसे पहले हम लेकर के चलें कि जैसे जैसे संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो नाभिक का लगने वाला आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर वो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से परमाणु का आकार कम होता जाता है। एक फैक्टर तो अपना ये हो गया। अब दूसरा जो फैक्टर है जिसको हम परिरक्षण प्रभाव के रूप में कह रहे हैं, उसको थोड़ा समझें। सबसे पहले कि जो संक्रमण श्रेणी है, संक्रमण श्रेणी में s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद d कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अर्थात जो 3d ऑर्बिटल का भरना है वो 4s ऑर्बिटल के भरने के बाद होता है। साथ साथ इसमें एक बात और जुड़ जाती है कि इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4s कक्षक की ऊर्जा 3d से ज़्यादा हो जाती है और 3d कक्षक अंदर की ओर आ जाते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जो कि 3d ऑर्बिटल में भरे जा रहे हैं, वो क्या करते हैं कि बाहर वाले 4s कक्षक में मौजूद इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण प्रभाव लगाते हैं। इस प्रतिकर्षण प्रभाव के चलते परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर जो प्रतिकर्षण प्रभाव लगाया जा रहा है उसको हम परिरक्षण या शील्डिंग प्रभाव कहते हैं। अब इस कारक की वजह से परमाणु का आकार बढ़ेगा। तो संक्रमण तत्वों में दो फैक्टर्स हैं। एक तो परमाणु क्रमांक जो जहाँ बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणुीय आकार को कम कर रहा है या परमाणुीय त्रिज्या को कम कर रहा है, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव जो कि बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर प्रतिकर्षण की वजह से परमाणुीय आकार को बढ़ा रहा है।
अब इन दोनों कारणों की वजह से सबसे पहले तो परमाणु त्रिज्या का मान लगभग समान रहता है। फिर भी इन परमाणु त्रिज्या में कुछ वेरिएशन जो देखे जाते हैं वो ये कि शुरुआत में द्विकक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है, जिसकी वजह से उनके द्वारा लगाया जाने वाला प्रतिकर्षण बल बाह्य 4s इलेक्ट्रॉनों पर वो मात्रात्मक रूप से कम होता है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पर या बाएं से दाएं जाने पर संकर्ण श्रेणी में परमाणु क्रमांक सतत रूप से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से वहां पर परमाणु त्रिज्या धीरे धीरे कम होती है। दूसरा, जब हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की तरफ जाते हैं या परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ने लगता है। अर्थात जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं बाहर संख्या में ज़्यादा हो जाने की वजह से बाहर के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा मात्रा में प्रतिकर्षण करते हैं और वो आकार बढ़ने लगता है। बीच के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं उसमें परिरक्षण प्रभाव तथा परमाणु क्रमांक की वजह से आकार में होने वाला परिवर्तन एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके चलते मध्य में परमाणु त्रिज्याओं का मान लगभग समान रहता है। तो हम यहाँ पे ध्यान रखें कि पहले जब हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं संकर्ण श्रेणी के अंदर, पहले परमाणु त्रिज्या का मान धीरे धीरे कम होता है, मध्य के तत्वों में वो समान रहेगा तथा बाहर बाद के तत्वों में वो लगभग धीरे धीरे बढ़ेगा। अब जिस प्रकार से परमाणु त्रिज्याएं प्रभावित होती हैं उसी प्रकार से आयनिक त्रिज्याएं भी परिवर्तित होती हैं। इस बात को ध्यान रखें। तो अर्थात परमाणु त्रिज्या व आयनिक त्रिज्याओं को निर्धारित करने वाले दो फैक्टर्स वहाँ पर हो गए, पहला परिरक्षण प्रभाव और दूसरा नाभिक का बाह्यतम इलेक्ट्रॉन पर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल। इन फैक्टर्स में से जो भी डोमिनेंट होगा उसी के अनुरूप परमाणु त्रिज्या वहाँ पर होगी। अब हम आकर के चलते हैं आयनन विभव। सबसे पहले हम देखें कि आयनन विभव होता क्या है। आयनन विभव वह ऊर्जा होती है जो तत्व के गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक होती है। अर्थात जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन उस वक्त उस परमाणु में की गैसीय अवस्था में मौजूद होगा, उस बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को अनंत दूरी तक ले जाने में आवश्यक ऊर्जा आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव के रूप में जानी जाती है। अब यदि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन तीव्रता से बांधे हुए हैं, नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन बाह्यतम इलेक्ट्रॉन तीव्रता के साथ बंधे हुए हैं या उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो आयनन विभव का मान उच्च होगा। अगर ये फोर्सेस कम हैं, वहाँ पर कम तीव्रता के बल काम कर रहे होते हैं, तो वो वहाँ पर आयनन विभव का मान भी उतना कम होगा। सारणी में आपके प्रथम द्वितीय व तृतीय आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान संकर्ण श्रेणियों के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा। यदि हम देखें तो पहले आयनाइजेशन का मान धीरे 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 बढ़ रहा है, दूसरे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी धीरे 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 परिवर्तित हो रहा है और तीसरे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। इस परिवर्तन को हमने इस ग्राफ के माध्यम से देखें। यहाँ पे देखिए पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान बढ़ रहा है, दूसरे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी
बढ़ रहा है और तीसरे आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान भी लगभग बढ़ रहा है। जो पहली बात ध्यान रखने की है वो ये है कि संकर्ण तत्वों के जो पहले आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो एस ब्लॉक के कैल्शियम व पी ब्लॉक के गैलियम दोनों से ही अधिक होते हैं। पहले एस ब्लॉक के और कैल्शियम व पी ब्लॉक के गैलियम दोनों से ही अधिक होते हैं। दूसरी बात कि जब हम परमाणु क्रमांक 21 के तत्व स्कैंडियम से परमाणु क्रमांक 30 के तत्व जिंक तक जाते हैं तो प्रथम आयनन विभव का मान शनय शनय बढ़ता है। प्रथम आयनाइजेशन पोटेंशियल का मान शनय शनय बढ़ता है। अब ये शनय शनय बढ़ने की जो प्रवृत्ति है उसके भी दो, जैसे परमाणु त्रिज्या के केस में दो कारण थे, एक तो आकर्षण बल और दूसरा परिरक्षण प्रभाव। इसकी वजह से ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं, इसकी वजह से जिसके चलते प्रथम आयनाइजेशन का मान जो है वो तेजी से परिवर्तित नहीं होता। अब हम लेकर के चले द्वितीय व तृतीयक आयनाइजेशन पोटेंशियल के बाद। सबसे पहले बात देख करके चले कि द्वितीय व तृतीय आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान भी प्रथम आयनाइजेशन पोटेंशियल की तरह ही शनय शनय बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इन दोनों ही आयनाइजेशन पोटेंशियल में वहाँ पर कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं। पहला, क्रोमियम का द्वितीयक आयनाइजेशन पोटेंशियल वैनेडियम व मैंगनीज के द्वितीयक आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। दूसरा, कॉपर का द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल निकिल तथा जिंक के द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा होता है। अब इन अपवादों को हम स्पष्ट तौर पर इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझ सकते हैं। पहला, जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बात की कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 है, अर्थात जब हम क्रोमियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देने के उपरांत दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल से जाएगा, जिसमें कि 5 d इलेक्ट्रॉन मौजूद होने की वजह से वह एक स्थायी विन्यास है। जिस स्थायी विन्यास के चलते हमको उस इलेक्ट्रॉन को या दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुलनात्मक रूप से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बात तो क्रोमियम का सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल वैनेडियम और मैंगनीज के सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है, क्योंकि क्रोमियम में 3d5 अर्धपूरित कक्षक होते हैं जिनका स्थायित्व ज़्यादा होता है। इसी की वजह से, इसी के कारण से, इसी के चलते कॉपर में जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s1 है में डी कक्षक पूर्ण रूप से भरे हुए हैं तथा 4s में अर्धपूरित कक्षक हैं, अर्थात ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जिसमें कि 4s में एक इलेक्ट्रॉन है अर्धपूरित कक्षक है तथा डी ऑर्बिटल 3d में 10 इलेक्ट्रॉन है, ये पूर्ण रूप से भरे हुए डी ऑर्बिटल हैं। यहाँ पर कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को स्थायित्व प्राप्त हो जाता है। तो पहला इलेक्ट्रॉन जो कि जाएगा 4s1 से वो तो इजीली खोया जा सकता है, लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके 3d इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जाएगा, जिसको स्थायित्व प्राप्त होने की वजह से उस इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए हमको आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा चाहिए, जिसकी वजह से कॉपर का जो द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो निकिल और जिंक के द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। निकिल में
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d84s2 है, अर्थात दोनों दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकलता है, जबकि कॉपर में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो आपका 3d10 से निकलता है। इसी प्रकार से जिंक में जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, निकलने वाला इलेक्ट्रॉन है, वो बाह्यतम शेल के 4s ऑर्बिटल से निकलता है, जबकि कॉपर में यह 3d कॉन्फ़िगरेशन से निकलता है, जिसके चलते कॉपर में द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल निकेल और जिंक के द्वितीय आयनाइजेशन पोटेंशियल से ज़्यादा है। तो जैसा हमने बात की, इन अपवादों के कारण आधे भरे हुए और पूरे हुए कक्षकों का स्थायित्व है। अब एक बात, इनकी तुलना हम जब करके चलें क्षारीय और क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं से, तो पहली बात तो क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं के आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है किसी तुलना में, संक्रमण तत्वों की तुलना। संक्रमण तत्वों के आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में ज़्यादा है। और इस कारण से जो संक्रमण तत्व हैं वो क्षार धातु व क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम क्रियाशील होती हैं, कम धन विद्युतीय होती हैं, व इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनकी क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु की तुलना में कम होने की वजह से ये दुर्बल अपचायक होती हैं। धातुएं तो होती हैं, लेकिन ये जो है इनकी प्रवृत्ति क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कम होती है।